नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने नील्स बोर की परिकल्पनाएं चल रही थी, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में अपन ने देखा था नील्स बोर की परिकल्पनाओं के बारे में कुछ 6-7 पॉइंट्स थे, वो सारे अपन ने कवर किए थे। अब अपन देखते हैं कि ये जो मॉडल था इसमें क्या क्या रदरफोर्ड के मॉडल से क्या क्या एडवांस बातें थी और क्या और कमियाँ हैं इसमें भी, ठीक है। तो जो अच्छाइयाँ हैं या फिर जो एडवांस वर्जन है रदरफोर्ड से क्या इसमें अधिक है, ठीक है ना, वो बात तो अपन ने डिस्कस कर ली थी कि रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे बड़ी कमी क्या थी, स्थायित्व की, ठीक है ना। कि रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग था उसके आधार पर परमाणु का स्थायित्व नहीं रह रहा था, ठीक है ना। वो अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसने कहा था, और चक्कर लगाते हुए उनकी ऊर्जा में कमी आएगी, ये बात मैक्सवेल ने कहा। और जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी तो आखिर में घूमता घूमता किसमें जाकर गिर जाएगा, नाभिक में जाकर गिर जाएगा। इस बात का जवाब रदरफोर्ड दे नहीं पाए, यानी कुल मिलाकर वो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर जाकर गिर जाएगा तो परमाणु कहाँ स्थायी रहा, परमाणु तो खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित, ठीक है ना। क्या इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, और अंदर नाभिक क्या है, नाभिक में प्रोटॉन है धनावेशित। तो जब माइनस और प्लस यानी धनावेशित और ऋणावेशित चार्ज आपस में मिलेंगे, माइनस और प्लस आपस में मिल जाएंगे, तो क्या होगा, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, तो यानी खत्म हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त करके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। और जब इस तरह का मामला होगा कि परमाणु क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा पूरा का पूरा ही, इलेक्ट्रॉन आकर नाभिक में गिर जाएंगे, तो परमाणु का स्थायित्व ही क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। यानी परमाणु का स्थायित्व ही संभव नहीं होगा, तो फिर आगे की कोई बात ही नहीं, कौन से तत्व, कौन से अणु, कौन से यौगिक, कौन सा मिश्रण, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या थी, रदरफोर्ड के मॉडल में कमी थी। और इस मॉडल की कमी को किसने दूर कर दिया था, नील्स बोर ने दूर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाएंगे नाभिक के चारों ओर, ठीक है ना, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाएंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन जहां चक्कर लगाएंगे उन्हें अपन क्या कहेंगे, ऊर्जा स्तर या कोश कहेंगे। और उन ऊर्जा स्तरों की या कोशों की जो ऊर्जा है और जो त्रिज्या है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है, यानी नियत रहती है, फिक्स रहती है। अगर ये कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इस ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता रह सकता है, उसकी ऊर्जा में कोई तरह की कमी नहीं आएगी, ऊर्जा में कोई तरह की कमी नहीं आएगी। और कोई कमी नहीं आएगी तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इसमें घूमता रहेगा, कभी भी जाकर नाभिक में नहीं गिरेगा, और नाभिक में नहीं गिरेगा तो परमाणु स्थायी है, ठीक है। उसने कहा कमी या अधिकता कब होगी, कि भाई इलेक्ट्रॉन को अगर एक कोष से दूसरे कोष में जंप करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना है, या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाना है, तो ही उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। अगर निम्न से उच्च में जाना है तो आपको उसको ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर ये वापस उच्च से निम्न में आना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ऊर्जा मुक्त करेगा। यानी जब निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, और उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो इस तरह से उन्होंने स्थायित्व को तो क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से नील्स बोर ने समझा दिया कि इसका मतलब परमाणु क्या है, कुल मिलाकर स्थायी है। तो ये तो हो गया बढ़िया, यानी एडवांस। रदरफोर्ड से क्या बातें उसने अच्छी बताई है, क्या बातें उसने एडवांस बताई, ठीक है। अब कमी तो सब में कुछ ना कुछ निकलेगी, रदरफोर्ड में भी किसी ने कुछ कमी निकाल दी तो नील्स बोर में भी निकाल देंगे लोग कमी, ठीक है ना। तो ये भी कोई फाइनल मॉडल नहीं था, इसके बाद भी कुछ और आए थे, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो अपन तो यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो नील्स बोर के इसमें या इन परिकल्पनाओं में इसने जो बताई थी, इसमें क्या कमियां थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली कमी थी कि ये जो मॉडल है ये केवल हाइड्रोजन परमाणु तक सीमित था, ठीक है ना। केवल आप हाइड्रोजन परमाणु का ही शेप या स्ट्रक्चर किस तरह का है वो बता सकते हो, कि भाई इस तरह का होगा कि ये नाभिक, ये n = 1 कोश यानी K कोश,
और हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। जितना परमाणु क्रमांक होता है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन। आप उसमें इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण किया है, त्याग किया है, तो वो एक अलग मैटर, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज्यादा हो जाएगी। बाकी नॉर्मली क्या रहता है, जितना परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु में, जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है ना, उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और उतने उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तीनों बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक, तो इसमें एक ही प्रोटॉन होगा, और वो भी कहाँ होगा, नाभिक के अंदर। तो इस नाभिक के अंदर क्या पाया जाएगा, एक प्रोटॉन, और एक ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ये बाहर कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। तो ये केवल हाइड्रोजन परमाणु का ही मॉडल ये बता पाए थे नील्स बोर, ठीक है ना। जब अधिक परमाणुओं की बात की गई, जैसे मान लीजिए किसी का भी ले लो आप, सोडियम ले लो, कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक, सोडियम का 11, ठीक है ना। तो 11 इलेक्ट्रॉन। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से कहाँ कहाँ होंगे वो नहीं बता पाए, या इनके बारे में वो कोई भी थ्योरी या कोई परिकल्पना नहीं दे पाए। तो इस तरह से एक तो कमी ये हो गई कि अधिक परमाणु वाले इलेक्ट्रॉन या जो तत्व हैं, सॉरी जो परमाणु या जो तत्व है, उनके बारे में नील्स बोर नहीं बता पाएगा, उनका परमाणु मॉडल किस तरह का होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से जमाए जाएंगे। एक कमी तो ये हो गई, ठीक है। फिर दूसरी कमी क्या थी इनके मॉडल में, वो बात कर लेते हैं कि क्या होता है कि जैसे परमाणु है, अपन ने बात की बहुत छोटा सा पार्टिकल है जिसका आकार कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। अंदर जो नाभिक है और भी छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि 10⁻⁻10 और 10⁻⁻15 में से ये छोटा कैसे हुआ, यहाँ तो 15 है, तो ये तो बड़ा होना चाहिए, तो आगे माइनस साइन भी है, ठीक है ना। तो माइनस साइन जब भी लगता है, जैसे अगर 10 और 15 का मैं कंपैरिजन कहूँ तो कौन सी संख्या बड़ी है, 15 बड़ी है। लेकिन यही अगर मैं 10 और 15 के आगे माइनस लगा दूँ, -10 और -15, अब कौन सी बड़ी है, -10 बड़ी है, ठीक है ना। तो माइनस चिन्ह लगता ही वो उल्टा हो जाता है रिलेशन। तो इतना छोटा परमाणु का आकार, ठीक है, तो आंखों से तो दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए कुछ उच्च भेदन क्षमता वाले ऐसे डिवाइसेस आते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आता है, जिनकी सहायता से इनको क्या देखा जा सकता है। तो जब इस तरह के इक्विपमेंट्स की सहायता से इलेक्ट्रॉन को देखा गया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो परमाणु को देखा गया, तो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है उनका एक रेखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी कुछ ऐसी लाइनें प्राप्त होती है इस तरह की, ठीक है ना, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर किस तरह से मोशन कर रहे हैं, किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसे अपन क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम। तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम मिला था ना, वो एक रेखिक स्पेक्ट्रम मिला था, यानी इस तरह की कुछ लाइनें मिली थी। जब उच्च भेदन क्षमता वाले या फिर ऐसे अच्छे खासे जो एपरेटस है, जिनकी सहायता से अपन इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, जिन्हें अपन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कह सकते हैं, तो उनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन को देखा गया, तो इलेक्ट्रॉन में क्या है, कुछ इस तरह का रेखिक स्पेक्ट्रम दिखाई दिया, ठीक है ना, कुछ इस तरह की लाइनें दिखाई दी। तो अब इन रेखिक स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, ये सारी जो बात है वो नील्स बोर नहीं बता पाए कि इस रेखिक स्पेक्ट्रम, ये रेखिक स्पेक्ट्रम ही क्यों मिलता है, कुछ वृत्त क्यों नहीं मिला, वर्ग क्यों नहीं मिला, और किसी तरह का स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिला परमाणु का, ठीक है ना। तो ये जो बात है वो नील्स बोर अपने मॉडल में, या उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नील्स बोर नहीं कर पाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि वो क्या नहीं बता पाए, केवल हाइड्रोजन परमाणु के बारे में मॉडल बता पाए। हाइड्रोजन से ज्यादा अगर अपन परमाणु लेंगे, मतलब बड़ा परमाणु लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो उसके बारे में वो उसका नहीं बता पाए। दूसरा, रेखिक स्पेक्ट्रम का क्या कारण होता है वो नहीं बता पाए। और तीसरा था कि जो अपन जानते हैं कि कोई भी परमाणु है वो जब आपस में क्रिया करेंगे तो परमाणु के योग से किसका निर्माण होगा, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। तो ये परमाणुओं के रासायनिक संयोग द्वारा क्या होता है, इनके बीच में रासायनिक संयोजन होता है। तो ये किस तरह से रासायनिक संयोग करके और अणु का फॉर्मेशन करते हैं, यानी अणु का निर्माण करते हैं, ये प्रोसेस किस तरह से होता है, ये घटना नील्स बोर नहीं बता पाए। अपन तो पढ़ेंगे आगे इसमें कि क्या होता है, किस तरह से अणु बनता है, कि एक कोई भी परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन दान करता है, एक परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उनके बीच में एक बंध बनता है जिसके द्वारा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अणु का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। उसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग कहते हैं। तो ये वाली जो घटना है ये किस तरह से अणु का निर्माण होता है, तो किस तरह से परमाणु रासायनिक संयोग करके अणु बनाते हैं, ये भी बात कौन नहीं समझा पाया था, नील्स बोर नहीं समझा पाया था। तो ये तीन नील्स बोर के परमाणु मॉडल में क्या थी, कमियां थी। अच्छाई क्या थी या एडवांस क्या था रदरफोर्ड से, वो भी अपन ने देख लिया
कि रदरफोर्ड स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, नील्स बोर ने स्थायित्व की व्याख्या कर दी। कमियां क्या थी? ये 3 कमियां थी। केवल हाइड्रोजन परमाणु के बारे में समझा पाया, रैखिक स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, और तीसरा परमाणु के रासायनिक संयोग द्वारा अणु बनाने की जो प्रकृति होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये यहाँ पर हुआ आपके नील्स बोर का मॉडल कंप्लीट। 6 या 7 परिकल्पनाएं, लगभग 7 है, 7 परिकल्पनाएं। फिर उसके बाद किस तरह से वो अच्छा है रदरफोर्ड के मॉडल से, और उसमें क्या क्या कमियां हैं, ये सारी बातें आकर आपके यहाँ पर नील्स बोर का मॉडल कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आते आते अपने को फाइनल पता चला कि परमाणु का मॉडल किस तरह का होता है, यानी कि परमाणु एग्जैक्टली किस तरह का होता है। कब चालू हुए थे? 500 ईसा पूर्व से रिसर्च चालू हुई महर्षि कणाद से, जो कहाँ पर आकर रुकी? 1913 ईस्वी पर आकर नील्स बोर पर। तब कहीं जाकर पता चला कि अच्छा परमाणु देखने में इस तरह का होता है अंदर से, और वो भी देखा नहीं है, केवल सुना है, केवल एज्यूम किया है। ठीक है ना। तो एक बार वापस उसको शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए और कैसे कैसे रिसर्च चली और लास्ट में कहाँ तक पहुंचे। नील्स बोर से लेकर और अपने महर्षि कणाद से लेकर नील्स बोर तक का। तो एक बार शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन आए थे? 500 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद, जो क्या थे? एक भारतीय दार्शनिक थे। ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया कि प्रत्येक पदार्थ कि अगर अपन किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जिसके पश्चात उस पदार्थ को और अधिक तोड़ना संभव नहीं होगा पाएगा। उसे इन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु। सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को नाम इन्होंने क्या दिया था? परमाणु। फिर उसके बाद महर्षि कणाद के बाद कौन आए थे? एक और अन्य भारतीय दार्शनिक जिनका नाम क्या था? पप्पूदा काव्याम। ये भी एक भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने भी यही बताया प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? परमाणु। फिर आए ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। ठीक है। बस बातें इन्होंने भी यही कही। इन्होंने नाम परमाणु नहीं देकर क्या नाम दिया? एटम नाम दिए। ठीक है। जो ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है ना काटा जाने वाला या अविभाज्य। ठीक है। तो 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद से चालू हुआ मामला। महर्षि कणाद ने इसे परमाणु नाम दिया था। ठीक है। फिर आए पप्पूदा काव्यम। फिर आ गया डेमोक्रिटस ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के बाद में साइंटिस्टों का दौर आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए? जॉन डाल्टन। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था वो थे जॉन डाल्टन। कब दिया? सन 1808 ईस्वी में। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण हैं। एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। परमाणु रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियमों पर या इन नियमों का पालन करता है। ये सारी बातें किसने बताई थी? जॉन डाल्टन ने ये बताया। फिर अपन परमाणु के बारे में काफी कुछ जानने लगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे वो आए थे जे थॉमसन, जिन्होंने परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल दिया। ठीक है ना। मॉडल का मतलब परमाणु को ऐसा है तो नहीं कि आंखों से लाकर आपको कोई टीवी के सामने खड़ा होकर खोल के दिखा देगा कि ये परमाणु इस तरह का है, ये इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। बहुत छोटी सी संरचना है। ठीक है ना। तो उसका एक मॉडल ही बनाकर, एक डेमोन्स्ट्रेशन ही बनाकर बताना पड़ेगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया था? परमाणु का मॉडल बनाकर बताया। कब बताया? इनके 90 साल बाद, यानी 1898 ईस्वी में, जिसे बहुत ही फेमस मॉडल हुआ उस समय में। वो बाद में निरस्त कर दिया गया उसको रदरफोर्ड के मॉडल के बाद, रदरफोर्ड के प्रयोग के बाद। बाकी पहले बहुत फेमस हुआ था प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है। अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो तरबूज की तरह, तो जो लाल वाला भाग है धनावेश और जो बीज हैं वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिला के परमाणु क्या हो जाएगा? उदासीन। कारण क्या था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करने का? क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है 90 साल का, इस 90 साल में क्या हो गई थी? एक तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी और एक प्रोटॉन की खोज हो गई थी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इसके बीच में क्या हो गई थी? खोज हो गई। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई, तो इस बात का यूज किसने कर लिया? जे थॉमसन ने कर लिया। हालांकि प्रोटॉन की तो थोड़ा अगर अपन बात करें तो बाद में हुई थी, रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज जरूर इससे पहले हो गई थी, क्योंकि जे थॉमसन ने खुद ने ही क्या किया था?
इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन के बारे में तो एग्जैक्ट जो बताया था वो किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है, तो उन्होंने इसको भी काम में ले लिया। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन को काम में ले लिया। धनावेशित कणों की धनावेश के बारे में पता था तो इन्होंने धनावेश को यूज जरूर किया था अपने मॉडल में, ठीक है ना। इस तरह का एक धनावेशित भाग होगा जिसमें पूरा का पूरा धनावेश बिखरा रहेगा और ये बीज की तरह या पुडिंग्स की तरह इलेक्ट्रॉन लगे हुए होंगे और कुल मिलाकर परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। कुल मिलाकर परमाणु क्या होगा, उदासीन, यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद जे थॉमसन के बाद कौन आए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर 1911 ईस्वी में एक स्वर्ण पत्र प्रयोग किया, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, स्वर्ण पत्र प्रयोग, जिसमें क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली 10⁻⁷ मीटर चौड़ाई की, उसके चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया, इस तरह से जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया। यहाँ पर एक कोई डिवाइस लेकर उसमें से क्या की, इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की और एक प्रयोग किया जिसमें 3 निष्कर्ष निकाले, 3 प्रेक्षण निकाले। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ विक्षेपित होकर आ गए, मतलब कुछ थोड़े से विक्षेपित हुए, एक 180 डिग्री पर वापस आ गया। इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु के मध्य में क्या है, सारा का सारा धनावेश एक जगह पर केंद्रित होता है, जिसे अपन नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर, लेकिन सारा जो धनावेश है या जो सारा द्रव्यमान है वो सारा का सारा उसी नाभिक में केंद्रित होता है, ठीक है। और इसी कारण से वो जो एक अल्फा कण टकरा कर आया था वो नाभिक से ही टकरा कर आया था, ठीक है। फिर इसी के आधार पर उन्होंने अपना मॉडल भी बता दिया। तो ये थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बाद में अगले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने बात बताई कोई, वो तो थे नील्स बोर, लेकिन इन दोनों के बीच में नील्स बोर ये आया था 1913 में। तो इन दोनों के बीच में मतलब लगभग 1911 या 1912 मान सकते हैं अपन। यहाँ पर एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम क्या था, मैक्सवेल, जिन्होंने अपना कोई मॉडल तो नहीं दिया लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल की खराबी जरूर कर दी। रदरफोर्ड के मॉडल में एक कमी जरूर निकाल दी, और वो कमी क्या निकाली थी, स्थायित्व, कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, सर्पिलाकार पथ पर होता हुआ नाभिक में जाकर गिर जाएगा, यानी आपका परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। इस बात का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे। फिर इस बात का जवाब किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया। नील्स बोर ने क्या कहा, इस तरह का मॉडल बनाकर बताया, परमाणु इस तरह का होगा, बीच में नाभिक होगा जिसमें प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर चक्कर लगाएंगे, जिनमें चक्कर लगाएंगे वो निश्चित ऊर्जा के और निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार कोश होंगे जिन्हें ऊर्जा स्तर कोश कहेंगे। तो ये काफी सारे होंगे, n = 1 2 3 4, उनके नाम दे दिए KLMN। तो जब तक इसमें घूमेगा तब तक ऊर्जा में कोई तरह की कमी नहीं आएगी। उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा मुक्त करेगा, और केवल वही इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसका कोणीय संवेग mvr = NH/2π, यानी h/2π के सरल गुणज में होगा। ये सारी बातें किसने बताई, नील्स बोर ने बताई। लेकिन नील्स बोर के मॉडल में भी लोगों ने कमियां निकाल दी। वो कमियां क्या थी कि एक तो केवल हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बता पाया, अधिक बड़े परमाणु के बारे में या फिर अधिक तत्वों के बारे में जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो उनके बारे में नहीं बता पाए। दूसरा, रैखिक स्पेक्ट्रम को स्पष्ट नहीं कर पाए। और तीसरी कमी क्या थी तीसरी कमी क्या निकाली थी इनके मॉडल में, कि जो पहली तो ये होगी कि ये केवल एक परमाणु के बारे में बता पाए थे, ठीक है ना, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, या हाइड्रोजन परमाणु के मॉडल के बारे में बता पाए। दूसरी, रैखिक स्पेक्ट्रम हो गया। और तीसरा, किस तरह से परमाणु संयोग करके अणु बनाते हैं, वो एक बात, ठीक है ना, वो भी ये नहीं बता पाए। तो इन 3 चीजों को एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाए, नील्स बोर नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर आकर परमाणु के बारे में जो अपने 10th के सिलेबस तक है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतिहास है कंप्लीट। तो ये आप लोगों को टिप्स पे याद होना चाहिए पूरा कंप्लीट। इनमें से कोई भी कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछे, ठीक है। महर्षि कणाद से लेकर नील्स बोर तक के मॉडल है जो दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए, ताकि अपन कहीं भी चूके नहीं। इनमें से काफी बार क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। अब आगे अपन बात करेंगे कि इस टाइम तक कौन कौन से तत्वों की खोज हो गई, तो और फिर उन तत्वों को किस तरह से जमाएं, आवर्त सारणी वगैरह, उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।